हमारा टॉपिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉपिक का नाम है जलवायु के अंतर्गत ये वाले सिस्टम में कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जवाब है वर्षा वाला। सर वर्षा से कैसे प्रश्न मेन से पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने वर्षा संबंधित प्रश्न लिख दिए। अब वर्षा की विलोमता क्या है, वर्षा की विसंगति क्या है, वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या है, चक्रवाती वर्षा क्या होती है, वाताग्रीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, संवहनी वर्षा क्या होती है, ये क्लास के दौरान आप खुद ही सीख जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो सीख रहे हो इसमें से एग्जाम में कितना काम आएगा, तो एग्जाम में एक ही काम आएगा कि जो वर्षा हम पढ़ रहे हैं उसमें भारत में वर्षा कैसे हो रही है, कब कब भारत में वर्षा होती है। तो तुम इस बात पर फोकस करो कि भारत में किस किस समय वर्षा हो रही है, तो यकीन मानना ये वाले कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो हम पूरा फोकस इस बात पर करते हैं कि भारत में वर्षा कब कब होती है। तो देख लो भारत में कुल कितने माह होते हैं, भारत में 12 माह होते हैं। भारत में ही क्यों, पूरी दुनिया में 12 ही महीने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वर्षा का एक चक्र बना दिया, वर्षा चक्र, भारत का वर्षा चक्र, ठीक है। अब इस भारत के वर्षा चक्र को हम 3-3 महीने के अंतराल से 4 पार्ट में तोड़ देंगे। 3 महीने के अंतराल से 4 पार्ट में तोड़ने का मतलब 4 तिया 12, यानी कि अगर एक साल में 12 महीने तो 3-3 महीने का मौसम बना लिया। और यहां से शुरू करते हैं, यह है मार्च का महीना, एक डेट ले लेते हैं मोटी मोटी 15 मार्च, 12 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, समझने के लिए हमने शुरू कर लिया कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, और 15 जून से लेकर जून जुलाई अगस्त सितंबर, 15 सितंबर तक, और 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, इसी के दौरान मैंने भारत का पूरा वर्षा चक्र बांट दिया है। अभी कौन सा महीना चल रहा है तो मुझे बताओ। सर आज 1 अप्रैल हो गई, तो 1 अप्रैल कहने का मतलब है वो मार्च से जून के बीच में ही आएगी। और सोचो जहां तुम रहते हो भारत में, आज 1 अप्रैल को वहां वर्षा हो जाए तो उस वर्षा को तुम क्या नाम दोगे, क्योंकि टॉपिक तो हम ये पढ़ रहे हैं भारत में वर्षा। तो भारत में जो वर्षा है वो 12 महीने होती है, पर 12 महीने में किसी स्थान पर हो रही होगी, किसी स्थान पर नहीं हो रही होगी। भारत के सभी क्षेत्रों में 12 महीने वर्षा नहीं होती है, कहीं होती है तो कहीं सूखा होता है, पर ऐसा नहीं है कि भारत के 12 महीने में किसी ना किसी हिस्से में वर्षा नहीं हो रही हो। अब जलवायु परिवर्तन से पूरा ये पॉसिबल हो चुका है कि 12 महीने में भारत के किसी ना किसी राज्य में या भारत के किसी ना किसी द्वीप पर बूंदाबांदी तो हो ही जाएगी किसी ना किसी महीने, किसी ना किसी दिन में। तो यदि भारत के किसी राज्य में मार्च से जून के बीच में अगर बूंदाबांदी होती है, वर्षा होती है, तो इस वर्षा को तुम किस नाम से जानोगे, तो ऐसा समय काल या ऐसा चक्र जिसमें मार्च से लेकर और जून तक भारत में अगर पानी बरसे, मार्च से लेकर जून तक अगर भारत में पानी बरसे, तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है प्री मानसून। अभी 1 अप्रैल को पानी बरस जाए तुम्हारे एरिया में, तो तुम बताओ ये किस प्रकार के मानसून से वर्षा हुई भारत में, सर प्री मानसून। तो प्री मानसून सामान्यतः 15 मार्च से 15-20 जून, इन महीनों के दौरान भारत में अगर किसी स्थान पर वर्षा होती है तो उसे प्री मानसून कहा जाएगा। सर अभी भी हमें प्री मानसून समझ में नहीं आया, तुम बस इतना बताओ कि प्री मानसून किन माह के बीच में वर्षा कराता है, तो मार्च से जून के बीच में। बाकी प्री मानसून समझाने का समय अभी नहीं है, मैं आगे समझाऊंगा। तुम इसमें कुछ फैक्ट ऐसे लिख सकते हो कि जब हम आपसे पूछे कि प्री मानसून के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दे सकते हैं। जैसे भारत की कुल वर्षा का, ऐसे लगभग का चिन्ह बनाएंगे, इसे लगभग का चिन्ह बोलते हैं, 4%, यानी भारत में अगर 100%, सॉरी इसको ज्यादा कर लो,
10 से 13% कर लेते हैं, या ये परसेंटेज एक मिनट के लिए होल्ड कर लेते, चलो लास्ट में इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। तुम भी कंफ्यूज नहीं होगे, मैं भी कंफ्यूज नहीं होगा, गणित है इसमें, 100% करना है मुझे। दूसरा, प्री मानसून को लेकर संवहनीय वर्षा होती है, जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखते चलो, संवहनीय संवहनीय वर्षा होती है। सर संवहनीय वर्षा क्या है वो सिखाऊंगा अभी। संवहनीय वर्षा होती है प्री मानसून से, मानसून आगमन का संकेत मानसून फटने की घटना अन्य नाम चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक में आम्र वर्षा, केरल में काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में नॉर वेस्टर, उड़ीसा में वार्डोई चिल्ला, असम में लू, उत्तर भारत में। प्री मानसून को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानेंगे। मैं चेरी ब्लॉसम्स बोलूं तुम प्री मानसून समझना, मैं आम्र वर्षा बोलूं, मैंगो सावर बोलते हैं अंग्रेजी में, तुम इसे प्री मानसून समझना। मैं काल वैसाखी बोलूं तुम इसे प्री मानसून समझना, मैं नॉर्वेस्टर बोलूं तुम इसे प्री मानसून समझना। कुल मिलाकर ये प्री मानसून के नामकरण हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। प्री मानसून में हर बार वर्षा हुई जरूरी नहीं है, लेकिन प्री मानसून की जो वर्षा होती है वो संवहनीय प्रकार की होती है। ये सब बातें तुम्हें अभी समझ में आने लगेंगी। फिलहाल हम लिखने पर फोकस कर लेते हैं, जिससे कि बार बार हमें नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े, जिससे हमें बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ एक मिनट, है ना, आप बनाओ इसको, मैं 1 मिनट इनको निपटा दूं। बना लो, देखो अगर क्षमता होगी तो करते हैं। नहीं खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा है मेरे से, फिर भी बना के रख लो, अगर होगा तो मैं ले लूंगा क्लास। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब सर अगर मान लो जून से सितंबर के बीच में वर्षा हो रही है तो इसे अलग नाम से जानोगे। जून से सितंबर का जो समय काल होता है भारत में, इस समय काल में जो वर्षा होती है, इस समय काल में जो वर्षा होती है उसको हम अलग नाम से जानेंगे। इस वर्षा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं इसको हम? दक्षिण, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हम सुनते हैं ना कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया,
तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है 15 जून से और उसका एंड लगभग हो जाता है 15 सितंबर में जाके। तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी 15 जून से जो भारत में वर्षा पहले हो रही है वो प्री मानसून माना जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी ये वर्षा अलग है और ये वाला पानी बरसना अलग है। भारत में जितनी भी वर्षा हो रही है, भारत में जितनी भी वर्षा हो रही है, तो कुल वर्षा का लगभग 74% दो शाखाओं में बंटता है। ये दो शाखाएं इसकी बट जाती हैं। कौन कौन सी शाखाएं हो जाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की? पहला बंगाल खाड़ी शाखा और दूसरी शाखा का नाम है अरब शाखा। तीसरा पॉइंट यह है कि वर्षा कैसे होती है इसमें, सामान्यतः वर्षा की प्रकृति कैसी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रमुख रूप से पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो 15 जून से 15 सितंबर के बीच में आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की कुल वर्षा का लगभग 74% करवाता है। इसकी जो शाखाएं हैं वो दो है, बंगाल की खाड़ी और अरब शाखा। दो भागों में बांटेगा, हम सिखाएंगे आपको। इसमें जो वर्षा होती है वो पर्वतीय होती है। अंतर समझना, प्री मानसून की वर्षा सम्मानीय प्रकार की होगी, ये क्या होता है सिखाऊंगा, और इसकी जो वर्षा है वो पर्वतीय प्रकार की होती है। दोनों में ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए तुम्हें। सर अगर 15 सितंबर के बाद, इसमें एक लाइन और लिख लो, यह है मानसून आगमन का अंग है। तो मानसून आगमन के अंग दो हो गए, प्री मानसून, मानसून आने का मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून आ रहा है, तो मानसून जब आएगा उसमें दो पार्ट होंगे और मानसून जाएगा उसके दो पार्ट होंगे, मैं सिखाऊंगा इसमें। सर 15 सितंबर के बाद अगर भारत में वर्षा होती है, 15 सितंबर से कब तक? 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अगर भारत में ऐसी कोई वर्षा हो रही है जो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक है, इसी को बोलते हैं उत्तर पूरब मानसून। क्या बोलते हैं इसको हम? उत्तर पूरब मानसून। 13% कुल वर्षा का 13% का 13% प्रभाव कहां पड़ता है इसका? पूर्वी तटीय राज्यों पर। पूर्वी तटीय राज्य प्रभावित। वर्षा की प्रकृति कैसी होती है बताओ? किस प्रकार की वर्षा होगी इससे? चक्रवाती वर्षा होगी। अब तीन अलग अलग प्रकार की वर्षाएं हो गई, वही तो हमसे कहा गया कि वर्षा के प्रकार पढ़कर आओ। किसका अंग है यह? है लौटते मानसून का। लौटते मानसून का अंग है ये। इस पूरी प्रोसेस को मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। लौटने का मतलब होता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। तो अगर 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में वर्षा हो रही तो इसका मतलब वह वर्षा उत्तर पूर्व मानसून का हिस्सा मानी जाएगी। सर अगर कोई वर्षा 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में हो रही है तो उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? तो उसके लिए दूसरा प्रावधान है, वो यहां पे ऐसे लिख देते हैं। ऐसी वर्षा जो हो रही है 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या हमारे सिलेबस में पश्चिमी विक्षोभ है? हाँ, तो ये कहलाती है पश्चिमी विक्षोभ। कुल वर्षा का 3% के आसपास। वर्षा किस प्रकार की होगी? वाताग्री वर्षा होती है। चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, देखो, संवानी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और वाताग्री वर्षा। प्रभाव कहां पड़ता है इसका? उत्तर एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में।
अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता यार भारत में वर्षा को लेकर, और वो कहता है कि भारत में वर्षा का वितरण कीजिए, तो अगर तुम ये कंटेंट भी छाप के चले आओगे, तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो 7 में से 4.5 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे। और अगर मैं आप तक पहुंच पाया हूं तो ऐसे बोलो क्लियर है सर। आपने बहुत अच्छे समझाया कि प्री मानसून क्या होता है, समझाया नहीं मतलब लिखा दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, उत्तर पूर्व मानसून क्या होता है, और पश्चिम विक्षोभ क्या होता है। तो भारत में 4 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है ना, पश्चिम विक्षोभ, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और प्री मानसून। सर एकदम क्लियर। अब सर इसको मेरा निवेदन है कि सर इसको एक बार प्री मानसून को समझा दें कि सर प्री मानसून कैसे कैसे काम करता है, फिर लौटता हुआ मानसून कैसे कैसे काम करता है। तो मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से क्लियर करके बताने का प्रयास करता हूं। देखो भारत में वर्षा, तो जो भारत में वर्षा है ना बेटा, वो 2 ही चरणों में होती है। एक मानसून के आगमन पर, जब भारत में मानसून का आगमन होगा, आगमन का मतलब समझ रहे हो ना, आना, और यह मानसून का जो आगमन है यह 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक होगा। यानी कि 15 मार्च से 15 सितंबर तक भारत में मानसून केवल आ ही रहा होगा। और 15 मार्च से 15 सितंबर तक भारत में मानसून 2 प्रकार से आता है। एक पूर्वी मानसून यानी प्री मानसून के रूप में। तो जब मैं बोलूंगा भारत में प्री मानसून आ रहा है, तो तुम बोलोगे एक्चुअली यह मानसून के आगमन का पहला चरण है। जब यह प्री मानसून मजबूत हो जाता है तो यह कहलाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और अब अगर तुम्हें क्लियर हो गई बात तो फिर बहुत स्पष्ट हो जाएगी चीजें। दक्षिण पश्चिम मानसून एक्चुअली भारत में मानसून का दूसरा चरण है। पहले चरण में प्री मानसून वर्षा कम होती है, दूसरे चरण में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ज्यादा होती है। जो प्री मानसून है इसका टाइम पीरियड हमने सीखा है कि 15 मार्च से लगभग 15 जून तक भारत में जो वर्षा होगी आगमन के समय वो प्री मानसून में कंसीडर की जाएगी। और यहां पर 15 जून के बाद से लेकर और 15 सितंबर तक जो वर्षा होगी वो सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में कंसीडर की जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर 15 सितंबर के बाद क्या होगा? सीधी सी बात है, मानसून लौटेगा। तो मानसून के आगमन के बाद अगली घटना होगी मानसून का लौटना। अब इसमें टीचर भी कंफ्यूज होते हैं और बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। मानसून के लौटने को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तन, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ये जो मानसून का लौटना है यह भी इसी के प्रकार 2 तरीके से होगी। मानसून का लौटना कब से कब तक होता है? 15 सितंबर से लेकर और 15 मार्च तक मानसून लौट रहा है। अब यह घटना इतने लंबे समय में हो रही तो स्वाभाविक है कि इसके भी 2 भाग होंगे। एक मानसून लौटता है उत्तर पूर्व मानसून के रूप में, और दूसरा जो मानसून लौटता है वो पश्चिम विक्षोभ के रूप में लौटता है ना। जो उत्तर पूर्व मानसून है यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक प्रभाव दिखाएगा, और यह 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा लगभग, है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे घर में बन रहा है, हवा है, हवा का रुख कहीं भी हो सकता है। 15 मार्च तक चलता है। सर यह भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब भारत में मानसून आना है और भारत से मानसून जाना है। तुम बताओ मुझे, भारत में मानसून कैसे आता था और भारत से मानसून कैसे जाता था? कोई बता दे बच्चा मुझे। भारत में मानसून आने का क्या मतलब और भारत से मानसून जाने का क्या मतलब? कोई एक बच्चा कमेंट करे। भारत में मानसून आने का क्या मतलब है और भारत से मानसून जाने का क्या मतलब है? अगर सीख रहे हो तो बता दो।
और नहीं सीख रहे हो तो फिर मेरे को संकेत करो कि सर हम तो पीडीएफ वाले हैं, काहे के लिए अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहे हो हमारे ऊपर। अरे गधो, भारत का मानसून कैसे आता था? जाने का उत्तर पूरब पश्चिम विक्षोभ। अरे भारत का मानसून होता क्या है, पहले ये बताओ। भारत का मानसून का मतलब क्या? किन हवाओं को भारत का मानसून कहा जाएगा, और वो हवाएं भारत में क्यों आ रही थी? व्यापारिक पवन भारत का मानसून माना जाएगा। विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें क्लॉकवाइज घूमती हुई आईटीसीजेड का पीछा करती हैं। अब आईटीसीजेड अगर उत्तर भारत में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है उत्तर भारत में गर्मी है। और उत्तर भारत में गर्मी कब से कब तक होगी? मार्च से लेकर सितंबर तक। सर मार्च से लेकर सितंबर तक उत्तर भारत में गर्मी क्यों होगी? इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे कि मार्च से लेकर सितंबर तक उत्तर भारत में गर्मी इसलिए होगी, ये है 0 डिग्री और ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये है मकर रेखा। सिखाया है मैंने ये सब आपको। मैंने इतना तो आपको सिखाई दिया है मरते मरते कि जब मार्च का महीना होता है तो सूरज उत्तरी गोलार्ध में भागता है, और जब सितंबर का महीना लगता है तो सूरज दक्षिणी गोलार्ध में भागता है। एक महीने में वो 8 डिग्री चलेगा। तो 0 से पहले 8 डिग्री पहुंचा, तो मार्च के बाद 8 में पहुंचेगा अप्रैल उत्तरी गोलार्ध, फिर 16 डिग्री मई, लगभग 24 डिग्री जून। अब वो लौटेगा 24 से वापस 16 जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर। तो उसे मार्च से लेकर सितंबर तक अगर देखोगे तो सूरज पहले ऊपर जाता है, फिर सूरज नीचे आता है। तो अप्रैल मई और जून सूरज ऊपर जा रहा है, यानी आईटीसीजेड भी ऊपर जाएगी। पर मैंने ये बताया था कि जब कोई चूल्हे पर या गैस पर तवा रखते हैं तो क्या तवा रखते ही गर्म हो जाता है? नहीं, सूरज पहले पहुंचता है, फिर वो जमीन को गर्म करता है, आईटीसीजेड उसके पीछे आती है। तो अगर सूरज पहुंच रहा है 10 मार्च को तो वहां की जमीन गर्म होगी 25 मार्च को। ऐसा नहीं कि सूरज आज पहुंचा और आज ही वहां वर्षा हो गई। इसीलिए सूरज और आईटीसीजेड के बीच में 25 से 20 दिन का फर्क स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो सूरज मार्च से लेकर सितंबर तक लगभग उत्तर भारत को गर्म कर रहा होगा। अब सितंबर के बाद सूरज कहां चला गया? दक्षिण में। तो पूरी गर्मी कहां होगी? दक्षिण में। तो ठंडक कहां आ जाएगी? उत्तर में। तो हाई प्रेशर कहां बनेगा? उत्तर में। तो हाई प्रेशर बनने की वजह से हवाएं चलेंगी अब जमीन से पानी की तरफ, तो मानसून लौटने लगा। तो मानसून आना और मानसून जाना पूरी तरह से किस पर निर्भर कर रहा है, मुझे बताओ। तो मानसून का आना और मानसून का जाना पूरी तरह से निर्भर कर रहा है आईटीसीजेड पर। आईटीसीजेड 8 पर, मानसून 8 पर। आईटीसीजेड 10 पर, मानसून 10 पर। आईटीसीजेड 16 पर, मानसून 16 पर। आईटीसीजेड 20 पर, मानसून 20 पर। आईटीसीजेड 30 पर, तो मानसून 30 पर। तो जब ये हवाएं आएंगी तो मानसून का आगमन हो रहा है। अब आईटीसीजेड लौट रही है, तो जहां आईटीसीजेड लौटेगी तो उसके पीछे हवाएं लौटेंगी, क्योंकि जब जाते समय हवाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं तो आते समय हवाएं यहां से प्रवेश करेंगी। कुल मिला के इसी आईटीसीजेड में हवाएं प्रवेश कराना है। तो जब आईटीसीजेड ऊपर जाएगा तो मानसून का आगमन हो रहा है, और आईटीसीजेड नीचे जाएगा तो मानसून लौट रहा है। खत्म बात। और ये मैंने आपको पिछले 10 क्लास में सिखा दिया है कि हवाएं कैसे आईटीसीजेड का पीछा करती हैं। अब आप में से किसी बच्चे को अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पहले वो पिछले लेक्चर देख ले, तब इस क्लास को वो आनंद से देख पाएगा और उसका मजा भी उठा पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को पूरे ज्ञान के साथ। मानसून आना, ठीक है। मैंने ये सिखाया था तुमको
मैंने ये सिखाया था तुमको कि प्री मानसून में जो वर्षा होती है वो संवहनीय प्रकार की होगी। प्री मानसून की जो वर्षा होगी वो कैसी होगी? वो संवहनीय होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वर्षा होगी वो पर्वतीय होगी। उत्तर पूर्व मानसून से जो वर्षा होगी वो चक्रवाती प्रकार की होगी। और पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होगी वो वाताग्री प्रकार की होगी। 4 प्रकार की वर्षाएं हैं। तो पहले इन 4 प्रकार की वर्षाओं का मतलब समझ लो, फिर उसके बाद हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों रे, तुम लोग सच में समझ रहे हो कि मैं ही मैं समझ रहा हूं? अब पर्वतीय वर्षा कैसे दिखेगी वो देखो यहाँ पे। थोड़ा तरीका और बदल सकता हूं मैं इसमें। मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। तो ये पर्वतीय वर्षा हो जाएगी और नीचे संवहनीय वर्षा हो जाएगी। कंटेंट थोड़ा लिखूंगा तो काम आ जाएगा आपके। देखो पर्वतीय वर्षा कैसे दिखेगी हमको। एक ही बार समझाऊंगा, कूकाएं मत करना। देखो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मान लो कोई हवा किसी जलमंडल की ऊपरी सतह से घर्षण करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो भूगोल में हम ये सीख चुके हैं कि जब कोई हवा जलमंडल से घर्षण करती है तो घर्षण कार्य है, कार्य ही ऊष्मा है, ऊष्मा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कंपन है, कंपन ही तापमान है। और अगर तापमान है इस हवा में तो यह पानी की ऊपरी सतह को गर्म करके उसको भाप में बदल देगी। और जैसे ही इस जलमंडल का पानी भाप में बदलेगा तो यह भाप के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस हवा के अंदर बैठ जाएंगे। तो जब किसी हवा में भाप घुस जाती है या जलवाष्प बैठ जाती है तो ऐसी हवा को आर्द्र वायु कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पवनें जल राशियों के ऊपर से गुजर रही हैं वो आर्द्र पवनें हैं। मॉइस्चर है इनके अंदर। मॉइस्चर कहने का मतलब है पानी को भाप के रूप में लेकर जा रही हैं। अब होता क्या है कि जब कोई गर्म हवा
आगे जाते समय किसी पर्वत से टकराने के बाद ऊपर की ओर उठने लगे तो जमीन से आसमान की ओर जाते समय तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी क्यों होती है, वो डायाबैटिक और एडियाबैटिक का कॉन्सेप्ट आएगा। फिलहाल ये मानो कि पर्वत से टकराकर जब कोई हवा ऊपर जाएगी जिसमें जलवाष्प भरी हुई है, तो जैसे जैसे वो जलवाष्प भरी हवा ऊपर जाएगी वो हवा ठंडी होती जाएगी, और अगर हवा ठंडी हुई तो उसके अंदर जो जलवाष्प है वो भी ठंडा होगा, और जलवाष्प अगर ठंडा होगा तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में बदल जाएगा। और जब कोई जलवाष्प छोटी छोटी पानी के रूप के बूंदों में बदलता है तो उसे भूगोल की भाषा में बादल कहा जाता है। तुम ईमानदारी से बताओ कि सच में अगर आर्द्र वायु जो कि गर्म है किसी पर्वत से टकरा के ऊपर उठी, ऊपर उठने पर वो ठंडी होगी, और ठंडी हुई तो जलवाष्प पानी बनेगा, लेकिन पानी की बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे नहीं खींच पाता, तो वो किसका निर्माण करती हैं, बादल का। तो पर्वतों की ढाल से टकराकर जब कोई आर्द्र वायु ऊपर उठते समय बादलों का निर्माण करता है तो ऐसे बादल पर्वतों की इन ढालों पर वर्षा करते हैं, पर्वतों के इन ढालों पर वर्षा करते हैं। तो जैसे ही हवा ऊपर उठना शुरू हुई तो पर्वतों की इन ढालों पर वर्षा होना शुरू हो गई। अब पॉइंट ध्यान रखना, जैसे जैसे बादल ऊपर जाएगा वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आती जाएगी। तो जब किसी पर्वत की ढाल के सहारे कोई हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठने के दौरान पहले तेज वर्षा हो फिर वर्षा की मात्रा में कमी आए, इसी कॉन्सेप्ट को वर्षा का प्रतिलोमन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को वर्षा का प्रतिलोमन कहते हैं। तो मुझे बताओ वर्षा के प्रतिलोमन की घटना का क्या मतलब है। तो आप बोलोगे कि सर जब कोई आर्द्र वायु किसी पर्वत के सहारे टकराकर ऊपर की ओर उठती है तो वह आर्द्र वायु ठंडा होना शुरू कर देती है। ठंडे होने की वजह से बादल बनता है, बादल से पानी बरसता है। पानी अगर इस बादल से नीचे गिर जाएगा तो यह बादल और हल्का हो जाएगा, हल्का होने की वजह से यह और ऊपर उठेगा, और ऊपर उठेगा तो और ठंडा होगा, तो बचा खोचा जलवाष्प फिर पानी बन जाएगा, फिर पानी की बूंदें नीचे गिरेंगी। लेकिन पहले पानी ज्यादा बरसेगा, ऊंचाई बढ़ते समय पानी की मात्रा में कमी आएगी। तो जब ऊंचाई बढ़ते समय पानी की मात्रा में कमी आए तो इसी प्रोसेस को वर्षा का प्रतिलोमन कहते हैं। और यह सामान्यतः पर्वतों की उन ढालों पर देखने को मिलता है जिन ढालों से पवनें टकराकर ऊपर उठ रही हैं। भूगोल की भाषा में ऐसी ढालों को पवन मुखी ढाल कहा जाता है, पवन मुखी ढाल कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि पर्वतों पे किन ढालों पर ज्यादा वर्षा होती है तो जवाब है पवन मुखी ढालों पर ज्यादा वर्षा होती है। और जो पवन मुखी ढालों पर वर्षा हो रही है ऐसी वर्षा को वर्षा का प्रतिलोमन कहते हैं। जहां वर्षा ज्यादा होगी वनस्पतियां भी ज्यादा होंगी, इसीलिए पर्वतों की किन ढालों पर घनी वनस्पतियां प्राप्त होती हैं तो जवाब है पर्वतों के पवनमुखी ढालों पर घनी वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, अगर यहाँ वर्षा ज्यादा होगी तो जो पहाड़ है उसका मलबा नीचे भी आ सकता है। तो ज्यादा भूस्खलन होने की संभावना पर्वतों के किन ढालों पर हो सकती है जहां ज्यादा वर्षा हो रही है, तो पवनमुखी ढालों पर न केवल घनी वनस्पतियां भी मिलती हैं, ज्यादा अगर पानी बरस जाए तो पर्वत का मलबा ऊपर से नीचे आता है, जिसे हम बोलते हैं भूस्खलन हो जाना। इस भूस्खलन की घटना भी पवनमुखी ढाल पर देखने को मिल सकती है। तो पवनमुखी ढाल पर तुम्हें 3 घटनाएं देखने को मिलेंगी। पहला वर्षा का प्रतिलोमन, दूसरा घनी वनस्पतियां, तीसरा अधिक वर्षा होने पर भूस्खलन या फिर आपदा जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। हर बार बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि घनी वनस्पतियां जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को तेज पकड़ लेती हैं और सामान्यतः भूस्खलन होने से रोकती हैं। चूंकि यहाँ वनस्पतियां हरी हैं तो इन वनस्पतियों में हरियाली होने की वजह से आग लगने की संभावनाएं कम होती है। तो अगर पर्वतों पर कहीं आग लग रही है तो ऐसी ढाल पर आग लगेगी जहां पानी की मात्रा कम हो।
और पानी की मात्रा कम होगी बादल की दूरी बढ़ने की वजह से। बादल चाहे जमीन से आसमान में जाए तो वर्षा की मात्रा में कमी करेगा, या पश्चिम से पूरब जाए तो वर्षा की मात्रा में कमी करेगा। सोचो, ये वाली ढाल का नाम मैंने ए रख दिया और ये वाली ढाल का नाम मैंने बी रख दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो बादल ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में पहाड़ मिल गया तो पहाड़ को पार करके एक ही बी की तरफ जा रहा है। तो एक तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा का प्रतिलोमन देखने को मिला। अब जैसे जैसे यह ऊपर पहुंचा तो चोटी पर जाकर जब दूर से देखते हैं तो ये बादल एकदम ऐसा लगता है जैसे इस चोटी के पताका हो। तो वर्षा प्रतिलोमन के बाद जब कोई बादल पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर झंडे के समान दिखाई दे तो उसे पताका मेघ कहा जाता है। अब बताओ, एमपीपीएससी में 2 मार्कर्स में पूछ दिया जाए पताका मेघ किसे कहते हैं, तो आप जवाब देना, वर्षा प्रतिलोमन के परिणाम स्वरूप पर्वतों के शिखर पर दिखने वाले बादलों को पताका मेघ कहा जाता है। क्या पताका मेघ वर्षा करा सकते हैं? हाँ, इनसे बूंदाबांदी वाली वर्षाएं हो सकती हैं, पर बहुत ज्यादा वर्षा नहीं कराते, क्योंकि वर्षा पहले ज्यादा हो चुकी है, उसमें पानी की मात्रा निरंतर कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। अब ये हवाएं जो ए से बी की तरफ जा रही थी, निरंतर बढ़ती हुई शिखर से वो नीचे की ओर उतरना शुरू करेंगी। अब यहां पर डायाबैटिक और एडियाबैटिक का कॉन्सेप्ट जो आप सीखोगे वो अप्लाई होगा कि जब कोई आर्द्र वायु पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो ठंडी होकर बादल बनाएगा, और पहाड़ से नीचे उतरेगा तो वो गर्म होगी, और जब कोई वायु गर्म होगी तो बादल नहीं बनाएगी, और अगर बादल बनाएगी भी तो बहुत कम मात्रा में। तो पर्वत की वो ढाल जहां पर बादल ना बनते हों या कम मात्रा में बनते हों या फिर वर्षा कम मात्रा में होती हो, तो ऐसी पर्वत की ढालों को बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। ये वाली जो ढाल है इसको बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। इंग्लिश में कहते हैं लीवार्ड स्लोप, इसको कहते हैं विंडवार्ड स्लोप। तो पवन विमुखी ढाल पर बादल कम बनेगा, वर्षा कम होगी। इसकी वजह से इस ढाल पर पानी की कमी होने की वजह से यहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। तो वृष्टि छाया प्रदेश सामान्यतः कहां बनते हैं? पर्वतों की उन ढालों पर जहां हवाएं नीचे उतर रही हैं। ज्यादा वर्षा कहां होती है? पर्वतों की उन ढालों पर जहां हवाएं ऊपर उठ रही हों। हवाएं जहां नीचे उतरती है उस घटना को या उस घटना के परिणाम को क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। और जहां पे हवाएं ऊपर चढ़ती हैं उस घटना को क्या कहा जाता है? वर्षा का प्रतिलोमन। सर, इसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? हाँ, मान लो मैं तुमसे यह कह दूं कि मुंबई जैसा शहर वो है पवनमुखी ढाल पर। मुंबई जैसा शहर वो है पवनमुखी ढाल पर, और मैं यहां विदर्भ क्षेत्र लिख दे रहा हूं, यह है पवनमुखी ढाल पर। यह है विदर्भ क्षेत्र, यह है मुंबई क्षेत्र, और दोनों एक ही राज्य में। बस फर्क यह है कि एक शहर ऐसा है जो ढाल के इधर बसा हुआ है और एक शहर ढाल के इधर बसा हुआ है। तो बताओ किस शहर में ज्यादा वर्षा होगी? मुंबई में। बाढ़ कहां आएगी? मुंबई में। पानी कहां मिलेगा? मुंबई में। कहां पर पानी कम बरसेगा? विदर्भ क्षेत्र में। सूखा कहां पड़ेगा? विदर्भ क्षेत्र में। कंगाली कहां आएगी? विदर्भ क्षेत्र में। किसान आत्महत्या कहां करेगा? विदर्भ क्षेत्र में। तो ऐसे शहर या ऐसे राज्य जो भारत में पर्वतों के पीछे बसे हुए हैं, सामान्यतः वहां वर्षा कम होती है। अब पर्वतों के पीछे बसने के लिए तो भारत के पर्वतों को समझना होगा, और भारत के पर्वत अभी मैंने आपको समझाना शुरू नहीं किया। फिर भी इतनी तो खबर आप लोगों को होगी कि भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसको पूर्वी घाट कहा जाता है, और भारत के इस पूर्वी घाट को उदाहरण के रूप में देख लो। मैं यहां से बोल देता हूं कि ये वाला जो है ये है विशाखापट्टनम, और ये है उड़ीसा का सिंगमपुर। तो ये जो पॉइंट मैंने बी बनाया है और ये जो पॉइंट मैंने ए बनाया है, वो हवाएं यहां से एंटर कर रही हैं, तो स्वाभाविक है कि ए पॉइंट के लिए पवनमुखी ढाल और बी पॉइंट के लिए पवन विमुखी ढाल होगा। तो ए पॉइंट पर बाढ़ आएगी और बी पॉइंट पर सूखा होगा। इसका कारण है वर्षा का प्रतिलोमन और वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसीलिए भारत के चाहे पश्चिमी घाट को देखो चाहे पूर्वी घाट को देखो, पश्चिमी घाट के पश्चिम के जो जितने भी शहर हैं वो ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं, और पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढलान पर स्थित हैं यानी कि पवन विमुखी ढाल पर स्थित हैं वो वर्षा कम प्राप्त करते हैं। इसीलिए एक ही राज्य के दो शहरों में कहीं बाढ़ और कहीं सूखा देखने को मिलता है, जिसका प्रमुख कारण है पर्वत। और इस पर्वत की उपस्थिति से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है।
और भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसमें 74% पर्वत का रोल होता है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या मैं ये बात आप तक पहुंचा पाया हूं बहुत अच्छे से कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, वर्षा का प्रतिलोमन क्या है, आर्द्र पवनें क्या है, पवनमुखी ढाल क्या है, पवन द्विमुखी ढाल क्या है? अगर यहां तक आप तक मैं पहुंच पाया हूं तो फिर बाकी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। अब ये आते हैं संवहनीय वर्षा को लेकर। अब संवहनीय वर्षा क्या होती है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है अगर आर्द्र पवनें पर्वत के सहारे ऊपर उठें तो पर्वतीय वर्षा। कुल मिलाकर आर्द्र पवनों को जमीन से ऊपर उठाना है हमें, और आर्द्र पवनों को जमीन से ऊपर उठाने के लिए गर्म करना होगा। गर्म हवा ऊपर उठेगी और ठंडी हवा नीचे बैठेगी, यही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं वो देखो ध्यान से। मैं यहां पर एक चित्र बनाता हूं और इस चित्र को तुलनात्मक रूप से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। चलो यहां पर मैंने लिख दिया है ये है इंदौर। ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया है ये इंदौर का है, और ये वाला मैंने पार्ट बनाया है ये भोपाल का है। महीना है अप्रैल का जो कि चल रहा है अभी। इंदौर में कई सारे तालाब हैं, एग्री कर रहे हो मेरी इस बात से? तो यहां पर हमको एक इंदौर का तालाब बोलो भाई, बिलावली तालाब लिख दूं क्या? ये इंदौर का एक तालाब यानी झील है। ये इंदौर में इतने सारे तालाब हैं, कोई नाम बता दो इंदौर के एक तालाब का। ये लो मैंने लिख दिया इंदौर का तालाब, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना हूं। संवहनीय वर्षा का मतलब क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, भाप वाले पानी यानी आर्द्र वायु को ऊपर ले जाना है। तो आर्द्र वायु को ऊपर ले जाने के लिए पानी को गर्म करना होगा। यहां पर जो वायु ऊपर जा रही है पर्वतों के सहारे जा रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब सूरज उत्तर भारत में आता है तो भारत में तालाब झीलें ये गर्म होना शुरू हो जाती हैं। तालाब झीलों के गर्म होने से इन तालाब झीलों का जो पानी है वो भाप के रूप में ऊपर जाना शुरू करता है, और यह भाप के रूप में पानी ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते समय वह बादल का निर्माण करेगा। तो जब पानी गर्म होकर उसकी भाप खुद ही अपने आप ऊपर जाए तब इस प्रकार के बादल को संवहनीय बादल कहा जाता है। और अगर पर्वतों के सहारे ऊपर जाए तो इसे पर्वतीय बादल कहा जाएगा। तो संवहनीय बादल का मतलब गर्मी होने से पानी जो आसपास है, तालाब हो, नाला हो, नदी हो, झील हो, रुका हुआ पानी हो, सामान्यतः नदी का पानी मत काउंट करना, रुका हुआ पानी वो आसानी से गर्म हो जाता है। तो जिन जिन शहरों के आसपास बड़े तालाब हैं आप ये देखोगे कि उन शहरों में वर्षा हो रही है, और उन शहरों में वर्षा होने से जो तालाब के आसपास बिल्डिंगें हैं, जो तालाब के आसपास लोग रह रहे हैं, उनको तो वर्षा महसूस हो रही है। उसी शहर में ऐसे लोग जो तालाब से दूर हैं वहां वर्षा नहीं हो रही है। तो संवहनीय वर्षा की विशेषता यह होती है कि वह क्षेत्रीय स्तर पर वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा पूरे भारत में हो सकती है,
यानी पर्वतीय वर्षा कहने का मतलब अगर महाराष्ट्र में पानी बरस रहा है तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। संवहनी वर्षा में ऐसा नहीं होता है। संवहनी वर्षा में तो तुम अपने ही शहर में सुनते हो कि यार चौराहे पे पानी बरस रहा था, तुम्हें मालूम चला तुम्हारा घर सूखा रह गया। तो जब किसी एक ही शहर के या एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र में वर्षा हो, एक क्षेत्र सूखा रह जाए, तो समझ जाना ऐसी वर्षा संवहनी वर्षा है। और सामान्यतः इस प्रकार की वर्षा मार्च से जून के बीच में देखने को मिलती है। और यह वर्षा सिर्फ इसलिए होती है जहां पर जल राशि रुकी हुई है, चाहे तालाब हो, नाला हो, रुका हुआ पानी हो, वो जब गर्म होता है तो वो भाप बनकर ऊपर जाता है, छोटा मोटा बादल बनाता है और उससे वर्षा हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। इंदौर में संवहनी वर्षा हो सकती है, भोपाल में भोजताल है, संवहनी वर्षा हो सकती है। जहां पर बड़ी बड़ी रुकी हुई जल राशियां हैं वहां संवहनी वर्षा हो सकती है। यह हो सकता है कि भोपाल में ऐसे लोग जो तालाब के किनारे रह रहे हों उनको ये वर्षा फील हो जाए, लेकिन जो तालाब से दूर रह रहे हैं उनको वर्षा फील ना हो। तो ऐसी वर्षा को हम संवहनी वर्षा के रूप में काउंट करेंगे। हां, संवहनी वर्षा का मतलब है किसी एरिया के गर्म होने से उस एरिया का कोई भी पानी, चाहे गंदा पानी हो, साफ पानी हो, नाले का पानी हो, तालाब का पानी हो, झील का पानी हो, पानी रुका हुआ होना चाहिए। बहता हुआ पानी आसानी से गर्म नहीं होता, यानी कि नदियों का प्रभाव कम पड़ता है। तो सर जहां समुद्र है वो वहां पर भी संवहनी वर्षा की घटना ज्यादा होती है। तो संवहनी वर्षा अब समझ में आया कि सर एक्चुअली संवहनीय वर्षा क्षेत्रीय वर्षा होती है जो कहीं भी हो सकती है। अब भारत में जैसे ही मार्च का महीना आता है, गेहूं की फसल और सरसों की फसल उत्तर भारत में कट चुकी है, पूरा उत्तर भारत गंजा हो चुका है। अब सूरज अगर गर्म होगा तो पहले गेहूं और सरसों की फसलें सूरज से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती थी, तो कड़ों में कंपन होने से तापमान नहीं बढ़ने दे रही थी। पर अब तो ना गेहूं की फसल है ना सरसों की फसल है, पूरे खेत खाली डले हुए हैं। तो जब सूरज की ऊर्जा आएगी तो खेतों में कंपन करेगी, खेत का तापमान बढ़ाएगी। खेत का तापमान बढ़ेगा तो वहां टकराने वाली हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, लो प्रेशर बनाएगी। और अगर वहां आसपास कहीं जल राशि है तो वो भी गर्म होकर ऊपर उठेगी, क्योंकि उसके अंदर जलवाष्प है तो वो ठंडी होकर बादल बनाएगी, इसलिए उस एरिया में वर्षा हो जाएगी। ऐसी वर्षा को हम संवहनी वर्षा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो संवहनी वर्षा कहीं भी हो सकती है जहां पानी गर्म हो रहा है। संवहनी वर्षा बहुत देर तक नहीं होगी। संवहनी वर्षा का कोई टाइम नहीं होता। संवहनी वर्षा बहुत विनाशकारी नहीं होती। संवहनी वर्षा बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं होती। लेकिन संवहनी वर्षा होने से तुम्हारे यहां तुरंत राहत मिल सकती है, क्योंकि पानी ठंडक देता है। फिर बाद में उमस होना शुरू होगी, क्योंकि वही पानी गुप्त ऊष्मा के रूप में रिलीज होगा और तुमको उमस उत्पन्न करेगा और तुम्हें गर्मी से उत्पीड़न उत्पन्न होने लगेगा। इसीलिए मार्च अप्रैल में जब पानी बरसता है तो शुरू में तो थोड़ा बरसा, अगर थोड़ा पानी बरसा तो वो कलेश है, फिर तुम घर के अंदर नहीं रह सकते, कितना भी बेलन बिलना हवा कुछ भी कर लो। इसलिए संवहनी वर्षा का पानी ज्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि बरसता कम है और जमीन को और गर्म कर देता है, तो सफोकेशन उत्पन्न हो जाता है, घुटन महसूस होने लगती है। और ऐसी घटना 2 बार होती है, एक अक्टूबर के महीने में, उसे हम ग्रीष्मकाल कहते हैं या द्वितीय ग्रीष्मकाल कहते हैं, और एक मार्च से जून के महीने में। तो सामान्यतः मार्च अप्रैल की वर्षा बड़ी पीड़ादायक होती है, क्योंकि मात्रा कम होती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि सर संवहनी और पर्वतीय वर्षा में हमने बहुत अच्छे से अंतर कर लिया है, हमें इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बोलो क्लियर है ये बात? तो भारत में जो संवहनी वर्षा होती है वो किस रूप में होती है? वो प्री मानसून के रूप में होगी। और ये जो वर्षा होगी पर्वतीय होगी, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में होगी। सर अगर भारत में चक्रवाती वर्षा देखा जाएगा तो चक्रवाती वर्षा कहने का सीधा सा अर्थ है चक्रवात से होने वाली वर्षा। चक्रवाती वर्षा कहने का मतलब है चक्रवात से होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। अब चक्रवात हमारे टॉपिक में उतने डिटेल में है नहीं है, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन यह ध्यान रखना कि उत्तर पूर्व मानसून भारत में जो वर्षा कराता है उसको हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। सामान्यतः उसी प्रकार की वर्षा होती है। पॉइंट एक ध्यान रखना है, मैं ये कह रहा हूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से पर्वतीय वर्षा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सिर्फ पर्वतीय वर्षा होती है। मेरे सेंटेंस को गलत मत पकड़ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से चक्रवात भी आ सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय संवहनी वर्षा भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो वर्षा होती है वो पर्वतीय होती है। इसलिए कॉन्फिडेंस रखना और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। सर ने ये कहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा पर्वतीय होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पर्वतों से ही होती है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्री मानसून में अधिकांश वर्षा संवहनी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्वतों से नहीं हो सकती।
ठीक इसी प्रकार से उत्तर पूर्व मानसून में अधिकांश वर्षा चक्रवाती होती है। इसका मतलब यह नहीं कि पर्वतों से नहीं हो सकती। और ठीक इसी प्रकार से वाताग्री वर्षा जो होती है वो दो वातागरों के मिलने से बनता है। यानी कि अगर कहीं गर्म और ठंडी हवाएं एक साथ आ जाएं, गर्म और ठंडी हवाएं एक साथ आ जाएं, तो मैंने तुम्हें वातागर का कॉन्सेप्ट बताया था, ये अदृश्य दीवार जो है ये वातागर कहलाती है। तो इस प्रकार की वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं और सामान्यतः है पश्चिमी विक्षोभ में देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिमी विक्षोभ से केवल वाताग्री वर्षा होती है। समझ पा रहे हो गधो मेरे स्टेटमेंट को? नहीं तो तुम वहां जाके कुछ और रगड़ दो और किसी से तुम जाके विद्युतता लगाने लगो। अगर हमें एक चीज को पकड़ना है तो मैं ये कह रहा हूं कि पर्वतीय वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ज्यादा होती है, अन्य भी हो सकती है। संवानी वर्षा प्री मानसून के दौरान ज्यादा होती है, अन्य भी हो सकती है। चक्रवाती वर्षा सामान्यतः उत्तर पूर्व मानसून के दौरान होती है, अन्य भी हो सकती है। और वाताग्री वर्षा के जो लक्षण है वो पश्चिमी विक्षोभ में देखने को मिलते हैं और अन्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा जो होती है वो ये हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वर्षा का ये पार्ट 1 था। समझ में आया थोड़ा बहुत पार्ट 1 हम लोगों को? अगर पार्ट 1 समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़े। तो हम लोग भारत में वर्षा की बात कर रहे थे और मैंने एक शब्द लिखा था यहां पर। मैंने कहा था शुरू में मैं पढ़ाता जाऊंगा तो मैं समझ में आता जाएगा। क्या ये वाला सेंटेंस मैंने कंप्लीट कराया है, वर्षा की विलोमता? हाँ सर, ये एकदम कंप्लीट है। क्या मैंने चक्रवाती वर्षा तुम्हें समझा दी है? हाँ सर, चक्रवातों से होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा, भारत में उत्तर पूर्व मानसून से ऐसी वर्षा हो सकती है। वाताग्री वर्षा, वातागरों के दौरान बनने वाली वर्षा, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ के समय इस प्रकार की वर्षा हो सकती है। पर्वतीय वर्षा, भारत में सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से पर्वतीय वर्षा होती है। और संवहनी वर्षा, पानी गर्म होकर ऊपर उठकर बादल बनाकर वर्षा कराए, संवहनी वर्षा कहलाती है। सामान्यतः वर्षा प्री मानसून या पूर्व मानसून के दौरान होती है। वर्षा के प्रकार बताओ। तो वर्षा के 4 प्रकार होते हैं। वो वर्षा के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ये रहा सर, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, वाताग्री वर्षा। क्या ये बना पाओगे? हाँ सर, ये बड़ा आसान हो गया बनाने के लिए। अब वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक वही होंगे जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसीलिए हम लास्ट में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, बाकी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर हमने ये भी कंप्लीट किया, ये भी कंप्लीट किया, ये भी कंप्लीट किया, ये भी कंप्लीट किया और ये भी कंप्लीट किया। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, वर्षा की विसंगति और वर्षा की परिवर्तनशीलता। यह भी 2 मार्कर्स हैं जो क्लास के साथ आगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो भारत में मानसून का चक्र सर क्लियर है ना? भारत में जो वर्षा हो रही है सर ये क्लियर है। अब इसमें मैं पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देता हूं। ये वाला, इस कॉन्सेप्ट को समझना। कितना टाइम हो गया ये बताओ? लगभग टाइम हो ही चुका है। तो इसको हम फिर कंप्लीट करते हैं। रुचि मैम भी बैठी होंगी क्लास लेने के लिए, एक साथ 2 क्लास नहीं हो सकती सर। बोलो सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? हम इसको कल कंप्लीट करेंगे।